नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुकुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं धुरीना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। कल यानी कि 14 मई को जो न्यायाधीश है उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सरकार को फटकार लगाई है एवं इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसके ऊपर सवाल उठाए हैं। आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या? शुरू से अंत तक चुनाव आयोग की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, चुनाव आयोग कब बना, कैसे बना, नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार समय समय पर चेंज हुई, इसको समझने के लिए मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक चुनाव आयोग को पूरा समझाने की कोशिश करता हूं। 25 जनवरी 1950 यानी कि अपना देश जब आज़ाद हुआ उसके 3 वर्ष बाद भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई। कब? 25 जनवरी 1950। इस टाइम पर ये आयोग है, ये एक सदस्यीय आयोग था, यानी कि इसमें सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे, इसके अलावा कोई अन्य सदस्य नहीं थे। सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त वो हमारे पास सुकुमार सेन रहे हैं। इन्होंने 1951-52 के चुनाव है वो सफलतापूर्वक पूर्ण करवाए थे। इनकी नियुक्ति किस प्रकार हुई थी एवं जब 1950 में ये आयोग बना तो नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार कार्य कर रही थी। उस टाइम पर केंद्र सरकार है, जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए एक नाम तय करती थी। उस नाम को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता था और राष्ट्रपति है वो औपचारिक रूप से उसको सहमति दे देता था। हम सबको पता है कि राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां होती है, तो राष्ट्रपति को सिर्फ साइन करने होते थे। पूरा कंट्रोल है कि वही चुनाव आयुक्त है, उसका मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, वो सारा कंट्रोल केंद्र सरकार यानी कि कार्यपालिका के पास में होता था। इसके बाद समय समय पर किस प्रकार चेंज हुए। 1950 में जब आयोग बना तो यह एक सदस्यीय आयोग था। उसके बाद में 1989 जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 1989 में पहली बार ये जो आयोग है इसको बहुसदस्यीय आयोग बनाने की कोशिश की गई। एक एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में दो अन्य चुनाव आयुक्त भी रहेंगे। एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त भी रहेंगे। ये नियुक्ति प्रक्रिया है, ये राजीव गांधी ने 1989 में शुरू करी थी। लेकिन कुछ ही समय बाद में नई सरकार ने इन सबको हटा दिया था और वापस इसको एक सदस्यीय आयोग बना दिया। अब जब अपन मुख्य चुनाव आयुक्तों की इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक नाम है वो सबसे ज़्यादा निकल कर आता है, टीएन शेषन का। टीएन शेषन है वो अपने कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा कर्मठ, समर्पित, पारदर्शी, निष्पक्ष कार्य करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं आज तक। एथिक्स आप पढ़ते हो तो वहाँ पर भी इनका एग्जाम्पल आपको बताया जाता है कि ये व्यक्ति अपने कार्य को लेकर कितने समर्पित थे। टीएन शेषन ने इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। इन्होंने आचार संहिता है उसको सख्ती से लागू करवाया, बूथ कैप्चरिंग पर रोक लगाई, चुनावी खर्च पर निगरानी बढ़ाई और अधिकारियों के तबादले किए, यानी बहुत अच्छे से निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने के लिए ये फेमस है। कौन? टीएन शेषन। अब टीएन शेषन है 1993 में केंद्र सरकार ने दो नए चुनाव आयुक्त लगा दिए। दो नए चुनाव आयुक्त लगाए तो कुछ लोगों ने टीएन शेषन को भड़का दिया कि ये आपकी शक्तियों को कम करने के लिए बनाया गया है। जो दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है वो टीएन शेषन की शक्तियों को कम करने के लिए की गई है। इसको बहुसदस्यीय आयोग इसीलिए बनाया गया है। तो शेषन है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, टीएन शेषन है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि ये जो आयोग है इसका मैं मुख्य चुनाव आयुक्त हूँ और इसको आप किसी भी प्रकार से बहुसदस्यीय आयोग नहीं बना सकते। लेकिन कोर्ट ने उनको जवाब दिया कि चुनाव आयोग बहुसदस्यीय आयोग हो सकता है, क्योंकि जब इसका फॉर्मेशन हुआ था तब ये बात लिखी गई थी कि ये बहुसदस्यीय आयोग भी बन सकता है। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त है वो पहले अमंग इक्वल्स हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पहले अमंग इक्वल्स। पहले अमंग इक्वल्स का क्या मतलब होता है कि जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्त है, इन तीनों के अधिकार है वो सेम रहेंगे, लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये पद में बड़े रहेंगे और सम्मान में बड़े रहेंगे, पद और सम्मान में बड़े रहेंगे, लेकिन इनका जो अधिकार है, अधिकार क्षेत्र है वो तीनों का बराबर रहेगा। अन्य चुनाव आयुक्तों की भी समान भूमिका इसके अंदर रहेगी। इस फैसले के बाद में आयोग में सामूहिक निर्णय प्रणाली शुरू हुई। सरकार की शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से वापस वैसे ही बनी रही, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन और दो अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति वापस से केंद्र सरकार यानी कि एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका ही कर रही है। अभी भी किसी प्रकार की कोई कॉलेजियम व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, जो केंद्र सरकार है उसके हाथ में ही सारा सिस्टम चल रहा है। उसके बाद अगर हम आगे देखें क्या हुआ, तो जो चुनाव आयोग है उसको लेकर विभिन्न समितियों का निर्माण किया गया कि उनसे अनुशंसा ली गई कि आप सिफारिश दीजिए हमें कि क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस है, क्या बदलाव है वो हमें करने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास में आई तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति ने हमें कहा कि नियुक्ति एक कॉलेजियम द्वारा होनी चाहिए। सिर्फ केंद्र सरकार है, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा
द्वारा ही नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए, कमेटी में बहुत सारे लोग होने चाहिए और वो लोग हैं वो एक नाम बताएंगे और उस नाम को मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए आगे भेजा जाना चाहिए राष्ट्रपति के पास में। केवल सरकार ही निर्णय नहीं ले सकती। दिनेश गोस्वामी समिति 1990, इसने क्या कहा, एक कॉलेजियम होना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष का नेता। आज जो समस्या चल रही है वो इसी मुद्दे को लेकर चल रही है, क्योंकि आज मुख्य न्यायाधीश इसके अंदर शामिल नहीं है, सिर्फ विपक्ष का नेता है, प्रधानमंत्री है और एक कैबिनेट मंत्री है, कोई सा भी कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इसके बाद में विधि आयोग ने हमें जो क्या सिफारिशें सलाह है वो दी, तो नियुक्ति प्रक्रिया है वो पारदर्शी होनी चाहिए, कॉलेजियम प्रणाली है वो लागू होनी चाहिए। वापस से कॉलेजियम नाम अपने पास में आ रहा है। कॉलेजियम एक समिति हो गई जिसके अंदर बहुत सारे सदस्य हैं और वो मिलकर ये निर्णय लेंगे कि किस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए नाम है वो आगे भेजा जाना चाहिए राष्ट्रपति के पास में। अनूप बर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है अगर आप चुनाव आयोग को पढ़ रहे हैं तो। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। ये कब का केस है? अनूप बर्णवाल केस, अनूप बर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह कब का केस है? मार्च 2023 का। कोर्ट ने क्या कहा कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता है वो लोकतंत्र की बुनियाद है। चुनाव आयोग है वो देश के बड़े बड़े चुनाव है वो आयोजित करवाता है, तो वो निष्पक्ष होना चाहिए, वो पारदर्शी होना चाहिए। वो जिसकी नियुक्ति कर रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त की जो हम नियुक्ति कर रहे हैं वो व्यक्ति है वो पारदर्शी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, टीएन शेषन की तरह एक कर्मठ व्यक्ति होना चाहिए। तो ये किसने कहा? कोर्ट ने कहा, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो चुनाव करवा रहा है और उनमें से ही सारे एमपी एमएलए वो चुनकर ऊपर आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, तो वो एक निष्पक्ष कार्य वो होना चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने माना कि संविधान में नियुक्ति प्रक्रिया वो स्पष्ट नहीं है। संसद ने 70 वर्षों तक कोई भी कानून नहीं बनाया है, किस चीज को लेकर कोई भी कानून नहीं बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ काम नहीं किया है, किस चीज को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर कोई भी कानून नहीं बनाया, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कोई भी कानून नहीं बनाया है। इसलिए न्यायालय अंतरिम व्यवस्था देगा और जब तक जो संसद है वो किसी भी प्रकार का कानून नहीं बना लेती तब तक एक तो प्रधानमंत्री, एक लोकसभा में विपक्ष का नेता जो कि प्रधानमंत्री अपने मोदी जी हैं, विपक्ष के नेता है वो राहुल गांधी जी हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। लेकिन अपनी सरकार है वो कितनी खतरनाक है कि ऐसे तो वो ढीले रहती है, कोई भी काम समय पर नहीं होता है उनसे। लेकिन जब कोर्ट ने ऐसे कहा कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो ये 3 जने करेंगे, कब तक? जब तक कि संसद वो कोई कानून नहीं बना लेती। अब जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, वो क्या करेगा? आनन फानन में जल्दी से 2023 में एक एक्ट बनाया और उस एक्ट के अंदर प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई भी एक केंद्रीय मंत्री है, इन तीनों का कॉलेजियम बनाया और ये मिलकर किसका सिलेक्शन करेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन करेंगे। कौन 3 है? एक तो प्रधानमंत्री है, लोकसभा में विपक्ष का नेता है, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई भी केंद्रीय मंत्री है। अब आप एक चीज सोचिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को, एक्स व्यक्ति को अपने को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना है और उसके सामने खड़ा है वाई व्यक्ति, इन दो में से किसी एक को चुनना है। एक्स व्यक्ति है वो जो सत्ता पक्ष है उसकी मेंटेलिटी का आदमी है, तो प्रधानमंत्री है वो तो सत्ता पक्ष वाले को ही वोट करेगा, एक वोट इन्हें मिल गया। इसके बाद में लोकसभा में विपक्ष का नेता वो चाहेगा वाई जो है वो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो बने और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय व्यक्ति। अब प्रधानमंत्री है उसकी ही पार्टी का कोई एक केंद्रीय मंत्री है, क्या वो प्रधानमंत्री से हटकर वाई को वोट दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। वो वोट देगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्स को देगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये निष्पक्ष नहीं रही। इसके अंदर सारा कंट्रोल वापस से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उसमें कार्यपालिका जो है उसमें सत्ता पक्ष जो है उसके हाथ में आ गया। तो ये बहुत ही गलत सिस्टम चल रहा था। ये कानून निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को संस्थागत और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, ये सरकार ने बोला, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि इसके अंदर वापस से कंट्रोल सारा सरकार के हाथ में रह गया। यदि सरकार के पास में बहुमत, अब ये बात जो ये इस स्लाइड में जो बात लिखी गई है ये कल की बात है। कल हुआ क्या कि एक व्यक्ति है जो अपने पास में है एस एन शुक्ला रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और ये पीआईएल है वो दायर करते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो जो एस एन शुक्ला है वो गए कोर्ट में, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा है इनके सामने बैठे थे और ये बात किस चीज़ पर चल रही थी? जो सीईसी एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस एंड सर्विस ऑफ
एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 जो गवर्नमेंट ने बनाया, ये कौन सा एक्ट था जो गवर्नमेंट ने बनाया कि 3 व्यक्तियों का एक कॉलेजियम होगा, एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता और एक प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई भी केंद्रीय मंत्री, ये 3 मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे या फिर नाम है वो राष्ट्रपति को भेजेंगे। ये जो एक्ट बना था, इस एक्ट को लेकर पीआईएल दायर करी किसने? एस.एन. शुक्ला ने। एस.एन. शुक्ला कोर्ट में गए, तब जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा ने क्या कहा, यदि सरकार के पास में बहुमत रहेगा तो विपक्ष का नेता को शामिल करने का क्या अर्थ है? जैसे मैंने आपको बताया एक्स और वाई, तो जो एक्स है उसको ही वोट प्रधानमंत्री देगा और जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री है वो भी एक्स को ही वोट देगा। तो फिर फालतू में जो विपक्ष के नेता हैं उनको शामिल करने का मतलब क्या है? अभी ये चर्चा सीबीआई को लेकर भी चल रही है कि जो राहुल गांधी है उन्होंने बोला कि ऐसी मीटिंग में जाने का कोई मतलब भी नहीं है, जहां पर जो 2 सामने वाले लोग वो एक पार्टी से हैं तो फिर मेरे वोट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सब जो सिस्टम चल रहा है इसको चेंज होने की जरूरत है। इसी को लेकर एस.एन. शुक्ला जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है ये कोर्ट में गए और कोर्ट ने 14 मई को ये जो बातें हैं वो सारी कही कि जो वास्तविक स्थिति ये है कि सरकार के पास में बहुमत होने पर भी विपक्ष के नेता को शामिल करना लोकतांत्रिक संतुलन का प्रतीक है, ये सरकार बोलती है। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो 2 वोट है, क्योंकि जब भी 3 में से कोई एक फैसला होगा तो वो 2:1 के हिसाब से होगा। तो 2 लोग हैं वो जब एक ही पार्टी से हैं तो जो तीसरा वाला है उसके होने या नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। इसका उद्देश्य है कि चयन प्रक्रिया में विविधता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होनी चाहिए। ये कोर्ट ने कल कहा कि जो ये तीसरे को आपने शामिल कर रखा है इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसके अंदर एक तो पीएम होने चाहिए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होनी चाहिए, विपक्ष के नेता होने चाहिए, और तीसरा सीजीआई है वो होना चाहिए, जैसा कि बहुत सारे आयोगों में होता है कि तीसरा सीजीआई होना चाहिए। चुनाव आयोग जो है उसके जो मुख्य आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनकी नियुक्ति के अंदर सीजीआई है उसका भी मेन रोल होना चाहिए। तभी पीएम है वो एक पार्टी से हो गया, लीडर ऑफ अपोजिशन एक पार्टी से हो गया, जबकि सीजीआई है वो किसी पार्टी से नहीं हुआ तो वो एक निष्पक्ष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया के अंदर कार्य होगा। चुनाव आयोग केवल स्वतंत्र होना ही नहीं चाहिए, स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। जनता जो है, जनता का जो विश्वास है वो चुनाव आयोग के अंदर, सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर, सिस्टम के ऊपर होना चाहिए। पेपर्स लीक हो रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, बाकी और बहुत सारी चीजें हो रही है जिनकी वजह से जो जनता है उसका विश्वास है, ये सब मुद्दा उठा कहां से? ये विश्वास जो हट रहा है ये सब मुद्दा उठा कहां से? जो ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है फिलहाल, इन्होंने अभी जो चुनाव हुए हैं बंगाल में, उस बंगाल में जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल करी है। उसको लेकर जो विपक्ष है और जो जनता है वो ज्ञानेश कुमार के ऊपर उंगली उठा रही है कि जो ये ज्ञानेश कुमार है इनको सत्ता पक्ष यानी कि मोदी जी ने ही इनको अपॉइंट किया है, तो ये निष्पक्षता नहीं हुई। तो ये पूरा मुद्दा है, ये सुलझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई सालों से सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बीच में लड़ाई चल रही है। सरकार ये बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है, सीजीआई है, उसकी नियुक्ति है उसमें सरकार शामिल नहीं है, और सीजीआई बोलता है कि आपने कुछ ऐसे आयोग बना रखे हैं जिसमें आपकी नियुक्ति होती है, यानी कि चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति में सीजीआई है, आप उसको शामिल नहीं कर रही हो। तो ये लड़ाई आज की नहीं, ये लड़ाई कई सालों से चल रही है, 75-80 वर्षों से इस लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में। इस लड़ाई को खत्म होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। सरकार है उसके अंदर और सिस्टम के अंदर जनता का विश्वास बढ़ने की जरूरत है, लोकतंत्र में जनता का विश्वास बढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसके लिए जो प्रणाली है, जो ये नियुक्ति प्रक्रिया है, ये बहुत ही निष्पक्ष, पारदर्शी और सुदृढ़ होनी चाहिए। तो सरकार को जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो लागू करनी चाहिए, इसके अंदर सीजीआई है वो शामिल किया जाना चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।